जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग जेनेटिक्स शुरू किए थे और जेनेटिक्स में हम लोग देख रहे थे वहाँ पर कि जो मेंडल के प्रयोग है उसमें जो उपयोग होने वाले उनको समझने के लिए जो आवश्यक शब्द हैं उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उन्हीं में से कुछ डेफिनेशन जो है, कुछ शब्दों का डेफिनेशन जो है वो भी रह गया है, उसको हम लोग पहले देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जो समझ में नहीं आएगा हम आपको खुले ही हैं कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले क्लास में उसको बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका है सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग का मतलब होता है एक ही माता पिता से अलग अलग समय पर उत्पन्न होने वाले जो संतान होते हैं, संतति होते हैं। ऐसे संतान या संतति जो एक ही माता पिता के हैं लेकिन उनका जो जन्म है उसमें क्या है, अंतराल है। ऐसे संततियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है एक तरह से भाई बहन, ठीक है ना, आपस में। और उन सब में जो बर्थ जन्म में डिफरेंस होता है, उन भाई बहन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिबलिंग कहेंगे। पेरेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ही माता पिता से अलग अलग समय पर उत्पन्न होने वाले संततियों को सिबलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिबलिंग कहा जाता है। सिंपल सी बात है, सिबलिंग का मतलब है एक तरह से एक ही माता पिता के ऐसे संतान जिनके बर्थ में क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है। और ऐसे बर्थ में डिफरेंस वाले एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, सिबलिंग कहते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग को देखना है वो है आपका जीनोम। जीनोम क्या होता है, जीनोम सीधा सा मतलब होता है अगुणित गुणसूत्र में। अगुणित का मतलब हेप्लॉइड होता है, और हेप्लॉइड का जैसे मान लें कि मनुष्य में 2n क्रोमोसोम है तो इसको तो हम लोग द्विगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। अगर इसी को डिवाइड करें तो ये n और n के दो सेट में बढ़ता है, तो इसमें से एक सेट को हम लोग क्या कहेंगे, अगुणित कहेंगे। तो ये भी क्या होगा, अगुणित होगा। तो आधा। अगुणित का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो जीन का संख्या होगा उस जीन के संख्या को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। तो जीनोम का मतलब क्या होता है, जीनोम का मतलब होता है अगुणित गुणसूत्र में उपस्थित समस्त जीन को, अगुणित गुणसूत्र में उपस्थित समस्त जीन को संयुक्त रूप से जीनोम कहा जाता है। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, जीनोम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जीन पूल। ये जीन पूल क्या होता है, तो ये टोटल जनसंख्या में, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। अगुणित गुणसूत्र में उपस्थित समस्त जीन को हम लोग जीनोम कहेंगे। वहीं टोटल जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन पूल। इसमें लिख सकते हैं किसी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन को संयुक्त रूप से जीन पूल कहते हैं। जीन पूल कहते हैं। तो यही तीन डेफिनेशन बचा हुआ था, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग जेनेटिक्स के कई पार्ट होते हैं उसके बारे में, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अनुवांशिकी जो है इसको तीन भागों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। अनुवंशिकी जो होता है इसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो आपका हम लोग को पढ़ना है वो है प्री मेंडलिज्म है। और ये जो प्री मेंडलिज्म है इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1865 जो है 1856 से पहले। 1856-57 से पहले का जो जेनेटिक्स था, अनुवांशिकी था, उसके बारे में जो लोग जानते थे उसको क्या कहा गया है, प्री मेंडलिज्म कहा गया है। सेकेंड जो होता है उसको हम लोग को पढ़ना है मेंडलिज्म,
और ये जो मेंडलिज्म है इसका जो शुरुआत किया था वो मेंडल ने किया था, और इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1856-57 से लेकर के कब हुआ था, 1865 तक ये चला था। यहाँ तक मेंडल जो थे वो अपना प्रयोग किए थे, अपने कई तरह के सिद्धांत दिए थे। तो मेंडल का जो कार्यकाल था उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंडलिज्म के नाम से पढ़ते हैं। मेंडल से पहले का जो अनुवांशिकी था उसको प्री मेंडलिज्म कहते हैं, और मेंडल के बाद, कहने का मतलब 1865 के बाद वाला जो अनुवांशिकी होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो पोस्ट मेंडलिज्म पढ़ना है, और ये क्या होगा, 1865 के बाद वाला जो जेनेटिक्स होगा, अनुवांशिकी होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोस्ट मेंडलिज्म कहेंगे। बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आएगा प्री मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म क्या था, प्री मेंडलिज्म में एक सिद्धांत प्रचलित था, और वो सिद्धांत था थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का एक सिद्धांत है, और इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि जब विपरीत गुण वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो दोनों गुण जो होते हैं वो अगले पीढ़ी में साथ साथ क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, और इसके कारण जो ऑफस्प्रिंग होता है, संतति होता है, वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब है कि उसके अंतर्गत दोनों पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसमें जो सिद्धांत प्रचलित है इसमें लिख सकते हैं, इसमें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का सिद्धांत, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस टेंस का सिद्धांत प्रचलित था। कौन सा सिद्धांत प्रचलित था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का सिद्धांत प्रचलित था। इसके अंतर्गत इसमें लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत जब दो जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो मिश्रित गुणों वाले संतति उत्पन्न होते हैं। अर्थात संततियों में एक साथ दोनों जनकों के लक्षण प्रकट होते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्री मेंडलिज्म में जो थ्योरी प्रचलित था उसका नाम था थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, और इसमें बोला गया था कि जब दो जनक को हम लोग क्रॉस कराते हैं अलग अलग, तो उन दोनों जनकों का गुण जो होता है वो मिक्स होकर के एक साथ किसी संतति में उत्पन्न होता है, और जब एक साथ दोनों की संतति में उत्पन्न होगा तो वो जो संतति होगा वो इंटरमीडिएट फॉर्म का होगा, ना तो मेल जनक के जैसा होगा और ना ही फीमेल जनक के जैसा होगा। तो वो उस संतति को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे, मध्यवर्ती बोलेंगे। तो पहले इसको नोट करिए, इसके बाद इसको हम लोग क्रॉस से समझते हैं। देखिए, तो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में क्या था, कैरेक्टर जो था, जैसे मान लेते हैं ये मेल है और इनका क्रॉस एक फीमेल से कराया गया, तो जब इनका क्रॉस कराते हैं तो इनसे जो कैरेक्टर क्या हुआ, दोनों का जो कैरेक्टर है वो आपस में मिक्स कर गया, और जब कैरेक्टर मिक्स किया तो ऑफ स्प्रिंग जो आया वो कैसा आया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है कि इसका कैरेक्टर भी उसके अंदर प्रेजेंट था और इसका कैरेक्टर भी उसके अंदर क्या था, प्रेजेंट था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कैरेक्टर get mixed and offspring का मतलब होता है संतति, आर ऐसे इंटरमीडिएट। ऑफस्प्रिंग जो थे वो कैसे थे, इंटरमीडिएट थे, जिसके अंतर्गत मेल वाला भी कैरेक्टर दिखाई दे रहा था और फीमेल वाला। लेकिन ये जो था प्रयोग वो सही नहीं था और इसको गलत प्रूव किया गया बाय कौन सा सिद्धांत के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन सिद्धांत, जो संकरण का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के द्वारा इसको क्या किया गया, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को गलत प्रूव किया। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसके नीचे लिखिएगा, इधर लिख रहे हैं हम कि इस सिद्धांत का मतलब है थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इस सिद्धांत को संकरण
संकरण के सिद्धांत द्वारा, संकरण के सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा गलत सिद्ध किया गया, गलत सिद्ध किया गया। और इसको गलत सिद्ध करने का जो काम किया था वो अलग अलग साइंटिस्ट थे। पहला जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे कार्ल र्यूटर। जे कार्ल र्यूटर जो थे, इन्होंने क्या किया था, टोबैको प्लांट के ऊपर, तंबाकू का जो पौधा था, तंबाकू के पौधा पर अपना प्रयोग किया था और इस प्रयोग से थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को गलत साबित किया था। इसी के साथ साथ कई और साइंटिस्ट थे, उसमें से आता है पहला डी गॉस थे। नेक्स्ट जो थे उनका नाम था डी ग्राफ। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केनाइट, KNIGHT। इसको नाइट ही पढ़ेंगे लेकिन स्पेलिंग जो है वो किससे लिखाएगा, के से लिखाएगा। तो इसमें देखिए ये जो तीनों साइंटिस्ट है, डी गॉस, डी ग्राफ और केनाइट, ये तीनों ने जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था, मटर के पौधा पर। तो यहाँ से क्या पूछ सकता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जो था उसको गलत साबित किसने किया था। तो उसमें दो प्रकार के साइंटिस्ट, एक है जे कार्ल र्यूटर, इन्होंने तंबाकू के पौधा पर प्रयोग किया था, और एक है तीन वैज्ञानिकों का समूह डी गॉस, डी ग्राफ और केनाइट, इन्होंने तीनों ने मिलकर के किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। और कौन सा सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और यही थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के सिद्धांत जो है वो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो यहीं तक हमको पढ़ना था प्री मेंडलिज्म में। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंडलिज्म जो आपको 12th क्लास में दिया हुआ है। तो इसके बाद है निकालेंगे मेंडलिज्म। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका मेंडलिज्म। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। मेंडलिज्म जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1856-57 से 1865 तक ये चला था। ठीक है, शुरुआत हुआ था 1856-57 में और चला कब तक था, 1865 में। ये वही दौर था जब मेंडल जो थे वो अनुवांशिकी के ऊपर अपना प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मेंडल जो थे वो एक चर्च के पादरी थे और वहाँ पर जो गार्डन था उस गार्डन में जो मटर के पौधे थे उन्होंने उसके ऊपर अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। तो इनका जो प्रयोग था ये मेंडलिज्म कहलाया। और मेंडलिज्म का जो समय है वो कब से है, 1856-57 से लेकर के 1865 तक इनका जो समय है वो कार्यकाल है, इनका एक्सपेरिमेंट का वो समय मेंडलिज्म कहलाया। देखिए इसमें मेंडलिज्म में क्या है, तो इनका पूरा नाम जो था, इनको ग्रेगर जोहान मेंडल के नाम से जाना जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी के जनक। ये क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के जनक या अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। इनको ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकी का पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया था, उस अनुवांशिकी के बारे में प्रयोग के द्वारा उसको क्या किया था, लोगों के सामने लाया था। और उनका जो एक पत्रिका था जिसमें उनका कार्य प्रकाशित हुआ था, और वो प्रकाशित हुआ था 1866 में। और उस पत्रिका का नाम, पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उस पत्रिका का नाम क्या है, वह है नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये एक पत्रिका था जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। 1866 में उनके कार्य को क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और उसमें उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया था, इसीलिए मेंडल जो थे उनको क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक या अनुवांशिकी के पिता। लेकिन उनके कार्य जो था, उनके कार्य के बारे में लोग नहीं जानते थे, उनके कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिली थी। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि मेंडल जो इतना अच्छा काम किए थे फिर भी लोग उनके कार्यों की प्रशंसा नहीं करते थे, उनके कार्यों को प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली थी। इसके पीछे कई कारण है। तो यहाँ पर पहले हम लोग टॉपिक हेडिंग डालेंगे कि मेंडल जो है उनके कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिलने का कारण। डालिए मेंडल के कार्यों को
प्रसिद्धि नहीं मिलने का कारण, मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि क्यों नहीं मिला था, उसके कारण क्या क्या हैं। इसे पहला हम लोग कारण देखें तो उनका जो कार्य था वो समय से काफ़ी पहले हुआ था। समय से काफ़ी पहले का मतलब उस समय लोगों के अंदर साइंस के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लोग उतना जागरूक नहीं थे और लोग उनके कार्यों को उतना ध्यान से समझते सुनते नहीं थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि उनका जो कार्य था वो समय से, जब उसका समय लोग साइंटिस्ट साइंस के बारे में जानना शुरू किए उससे काफ़ी पहले किया गया था। तो इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि मेंडल का कार्य समय से काफी पहले किया गया था। उनका जो कार्य था वो समय से काफी पहले किया गया था। सेकेंड हम लोग देख सकते हैं उस समय किसी भी प्रकार के संचार के जो साधन हैं वो उतना डेवलप नहीं थे कि वो अपने प्रयोग के बारे में लोगों को क्या कर सके, बता सके। कह सकते हैं संचार के जो साधन थे वो उपलब्ध न होने के कारण भी उनके कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिली। सेकेंड लिख सकते हैं उस समय संचार के साधन मौजूद नहीं थे। आज हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, देश विदेश में कहीं पर भी कोई कार्य होता है तो घर बैठे हम लोग टेलीविजन पर क्या कर लेते हैं, उसको लाइव देख सकते हैं। लेकिन उस समय इस प्रकार के टेक्निक या संचार के साधन मौजूद नहीं थे, तो इसलिए मेंडल के कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिला। तीसरा जो मुख्य कारण था वो ये था कि उन्होंने अपने प्रयोग में गणित एवं सांख्यिकी स्टैटिक्स का प्रयोग किया था। ठीक है, जनरली अभी बताया कि साइंस के बारे में लोग उतना जागरूक नहीं थे और बायोलॉजी में इन्होंने क्या घुसा दिया था, मैथ। इससे लोगों को और दिमाग खराब हुआ। तो ये मैथ उसको समझना लोगों के लिए क्या था, काफ़ी कठिन था। तो इसलिए लोग उनको प्रयोग के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देते थे। तो ये गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग जो था वो भी उनके कार्य के हाइड होने में एक क्या मेन कारण था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो कह रहे थे बार बार कि उनका जो प्रयोग है या उस प्रयोग में एक क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई कारक क्या करता है, ले जाने का काम करता है। क्योंकि उस समय जीन का खोज नहीं हुआ था, तो जब लोग उनसे पूछे कि क्या बता सकते हैं कि वो कारक कौन है जो गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कर रहा है, तो वो उस कारक के बारे में नहीं बता पाए, उसके प्रमाण देने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए, असफल हो गए। तो नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं कि कारक जो वंशागति का इकाई है उसके प्रमाण देने में असफल रहे। मेंडल जो थे उस समय बताया भी कि जीन का खोज नहीं हुआ था और इसलिए वो जीन के बारे में नहीं बता पाए थे कि वो खाली सिर्फ क्या कहते थे कि कोई ऐसा कारक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को क्या करता है, ले जाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें तो वो अपने कार्य के बारे में, जनरली क्या होता है जब कोई काम व्यक्ति समाज से लोगों से अलग हट करके कर रहा होता है तो लोग उसको सराहने के बजाय उसकी क्या करते हैं, कार्यों की आलोचना करते हैं। तो उनको लगता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो अपने कार्यों के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं थे, आश्वस्त नहीं थे। ये भी उनका ये कार्य के हाइड होने का एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट लिख सकते हैं वे अपने कार्यों के बारे में आश्वस्त नहीं थे, श्योर नहीं थे। इसके बाद आखिरी कारण था कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे उस समय उनकी जो बोलबाला कर सकते हैं, उनकी जो वो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे। लोग उनकी बातों को ज़्यादा सुनते थे और बाकी लोगों की बातों पर उतना ध्यान नहीं देते। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन का जो प्रसिद्धि था वो भी इनके कार्यों के हाइड होने का एक मुख्य कारण था। तो नेक्स्ट छठा पॉइंट होगा चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्धि।
तो इसमें हम अभी तक बताया आपको मेंडलिज्म का जो शुरुआत हुआ था वो 1856-57 में हुआ था और ये समाप्त कब हुआ था 1865 में। ये जो कार्य किए थे एक मेंडल साइंटिस्ट किए थे जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ये जो थे वो एक चर्च के पादरी थे और ये इन्होंने मेंडल जो थे वो मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किए थे। हम लोग आगे देखेंगे इनका प्रयोग जो था वो काफ़ी अच्छा था। लोग बाद में इनको जब समझने लगे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा चीज़ इसमें मौजूद है जिससे लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उनको आनुवांशिकी के जनक के नाम से। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। इसके बाद आया कि उनका ये जो कार्य था वो एक पत्रिका में 1866 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ और उस पत्रिका का नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। फिर इसके बाद आता है कि मेंडल का जब कार्य इतना अच्छा था तो फिर उनके कार्यों को लोग क्यों नहीं जानते थे, क्यों उनके कार्यों को प्रसिद्धि नहीं मिली। तो उसके कई कारण थे। पहला बताया कि उनका जो कार्य था वो समय से काफ़ी पूर्व हुआ था। उस समय लोग साइंस के बारे में उतना जानकारी लोगों के अंदर नहीं थी। दूसरा चीज़ है कि उस समय किसी भी प्रकार के संचार के साधन मौजूद नहीं थे जिससे लोगों को बताया जा सके, देश विदेश के लोगों को समझाया जा सके। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया था, गणित एवं सांख्यिकी का प्रयोग किया था। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि जो कारक जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेवार होता है उस कारक के बारे में वो प्रमाण देने में क्या हुए थे, असफल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय जीन का खोज ही नहीं हुआ था, लोग जीन के बारे में नहीं जानते थे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वो अपने कार्यों के बारे में ही खुद आश्वस्त नहीं थे कि वो जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है, क्या लोगों को इससे पर विश्वास होगा या नहीं होगा। नहीं का मतलब वो आश्वस्त नहीं थे। और छठा जो कारण था उस समय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे वो काफ़ी प्रसिद्धि थी उनकी, उन लोग उन्हीं के बातों पर ज़्यादा क्या करते थे, ध्यान देते थे। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है कि मेंडल का जो प्रयोग था वो क्या था। तो हेडिंग डालेंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल का जो प्रयोग था वो गार्डन की प्लांट पर, जो बगीचा में बागवान में लगा हुआ जो मटर का पौधा होता है उसके ऊपर किया था। उस पौधा का नाम था पाइसम स्टाइबम। तो लिख सकते हैं मेंडल का प्रयोग मटर के पौधा, ये मटर का पौधा गार्डन की प्लांट है, ध्यान रखिएगा। मटर का पौधा पाइसम स्टाइबम पर किया गया था। पाइसम स्टाइबम पर किया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधा का चयन किया था। तो गार्डन पी प्लांट या मटर का पौधा भी लिख सकते हैं, या उस पौधा का जो नाम था वो टाइप था वो कौन था, पाइसम स्टाइबम था। अब बात आता है कि क्यों किया था, मटर के पौधा का ही चयन क्यों किया था। कोई और पौधा का भी चयन कर सकते हैं, ठीक है, आम के पौधा का चयन कर सकते हैं, दूसरे पौधा का चयन कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है, क्यों उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मटर के पौधा का चयन किया। तो यहीं पर क्यों लिख के नीचे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों इसी में कि उन्होंने, इसका मतलब यह है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का ही चयन क्यों किया था। तो इसके कई कारण थे, बारी बारी से कारण हम लोग समझेंगे। इसका पहला कारण ये था कि मटर का पौधा जो होता है वो उगाने में आसान होता है। उगाने में आसान होता है कहने का मतलब है कि इसको कम खर्च में ही क्या किया जा सकता है, बड़ी मात्रा में उगाया जा सकता है। इसमें लिख सकते हैं कि यह मटर का पौधा उगाने में आसान होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए ये आम का पौधा सिलेक्ट कर भी लेते तो वो आम का पौधा जो है उसको तैयार होने में, बड़ा होने में क्या होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। तो उसके एक जनरेशन को तैयार करने में लगभग 15 से 20 साल, फिर उसके अगले जनरेशन को तैयार करने में 15 से 20 साल, तब तक ये साइंटिस्ट ही नहीं रहते उस प्रयोग को करने के लिए। तो इसलिए उनके लाइफ साइकिल, उनका जो जीवन चक्र है वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन मटर के पौधा के साथ ऐसा नहीं था। मटर के पौधा का जो जीवन काल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, 2 से 3 महीना में ये क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं मटर के पौधा का जीवन काल काफी छोटा होता है, या छोटा होता है, लिख सकते हैं जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है।
एक साथ इसके बाद लिख सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में संगति, बड़ी मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। अलग अलग कैरेक्टर वाले बीज यहाँ पर क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें एक साथ बड़ी मात्रा में संतति उत्पन्न होते हैं। मटर का पौधा जो है वो एक साथ क्या करता है, बड़ी मात्रा में संतति या बीज उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें अनेक विपरीत लक्षण या गुण क्या होते हैं, लक्षण मौजूद होते हैं। विपरीत लक्षण या गुण मौजूद होते हैं, इसका मतलब है कि पौधा का हाइट हम लोग देख सकते हैं, एक लक्षण तो लंबा भी होता है, पौधा छोटा भी होता है। उस फल का बनावट देख सकते हैं, फल जो होता है वो फूला हुआ भी होता है, संकर्णित भी होता है। फूल के भी कलर देख सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के जो लक्षण थे इस पौधा में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसलिए मेंडल जो थे वो मटर के पौधा का क्या किया था, चयन किया था। नेक्स्ट देख सकते हैं, तो यह प्राकृतिक रूप से स्वपरागित पौधा है। जो मटर का पौधा होता है ये स्वपरागन, अपने ही परागकण से क्या होता है, परागित होता है। इसको परागन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, या कह सकते हैं कि इसमें परागन के लिए या अनियमितता नहीं होती है। ये अपने ही परागकण से क्या होते रहता है, परागित होते रहता है। तो इसलिए इस पौधा को क्या किया था, उन्होंने चयन किया था। और आखिरी कारण है कि उन्होंने क्या किया था कि ये जो पौधा है इसमें आप लोग कृत्रिम परागन आसानी से करा सकते हैं। इसमें कृत्रिम परागन कराना क्या होता है, संभव होता है। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं कि मटर के पौधा में कृत्रिम परागन क्या होता है, कराना आसान होता है। या कृत्रिम परागन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। कृत्रिम परागन कराने की इसमें संभावना होती है। तो ये आया कि यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए गार्डन पी प्लांट, जिसका हम लोग बोल सकते हैं पाइसम स्टाइबम का प्रयोग किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये जो मटर का पौधा होता है वो उगाने में क्या होता है, आसान होता है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछता है कि मटर का पौधा का चयन क्यों किया था, क्योंकि मटर का पौधा जो होता है वो उगाने में आसान होता है। मटर के पौधा का जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है, ये 2 से 3 महीना में क्या होता है, तैयार हो जाता है। इसमें एक साथ बड़ी मात्रा में संतति उत्पन्न होती है, एक साथ ये बड़ी मात्रा में क्या करता है, बीज उत्पन्न करता है। इसके बाद देखें तो इसमें अनेक विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं। पौधा जो है वो लंबा होता है, छोटा होता है, फूल के अलग अलग कलर होते हैं, फल के अलग अलग कलर होते हैं, फल का अलग अलग बनावट होता है, आकृति होता है। तो इसमें एक साथ बहुत सारे विपरीत लक्षण क्या थे, मौजूद थे। यह प्राकृतिक रूप से स्वपरागित पौधा है। यह परागन के लिए किसी भी माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये खुद के परागण से क्या होते रहता है, परागित होते रहता है। और इसमें कृत्रिम परागन कराना क्या होता है, आसान होता है। कृत्रिम परागन का मतलब होता है कृत्रिम रूप से किसी पौधा के परागकण को उठा करके दूसरे पौधा के पुष्प के ऊपर क्या करना, छिड़कना या वहां पर पहुंचाना क्या कहलाता है, कृत्रिम परागन कहलाता है। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो मेंडल के प्रयोगी पदार्थ पढ़ना है, और उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।